अगर आप इसको समझने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों फिर से लेकर आया हूँ नया वीडियो नए टॉपिक पर। टॉपिक रहेगा किनेसियोलॉजी, जिसमें आप ह्यूमन मूवमेंट्स और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 30 रहेगी। तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर आप मेरी कही गई बातों को अच्छे से समझ गए तो आपको फिर ये चीज़ें हमेशा याद रहने वाली हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किनेसियोलॉजी होता क्या है, या हिंदी में कहें तो काइंसियोलॉजी क्या कहलाता है। द स्टडी ऑफ मूवमेंट एज रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी कॉल्ड किनेसियोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि गति अध्ययन मानव शरीर से संबंधित होती है। मानव शरीर में होने वाली जो भी गति है, चाहे वो बॉडी मूवमेंट्स के माध्यम से हो या किसी फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से हो, सब किनेसियोलॉजी के अंतर्गत आती है। उसी को किनेसियोलॉजी कहा जाता है। और ये ग्रीक भाषा के वर्ड काइनेसिस से बना है। काइनेसिस का मतलब होता है टू मूव, मतलब मूव करना, और ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसको ऐड करके किनेसियोलॉजी बना दिया गया, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मूवमेंट्स। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं। उन्हीं को यहाँ पर गैदर करके मैंने क्वेश्चन पेपर को सेट किया है। क्वेश्चन नंबर 1, मूवमेंट ऑफ ए लिम्स टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। शरीर के मध्य रेखा की ओर एक अंग का हिलना कहलाता है। अबडक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, इन्वर्जन, फ्लेक्शन। करेक्ट आंसर इज सी, एडक्शन। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो पांचों चीज़ें यहाँ पर दी हैं, ऑप्शन दिए हैं, ये होते क्या हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं अबडक्शन क्या होता है। अबडक्शन को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो अपहरण बोलते हैं। एडक्शन को व्यसन बोलते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। अबडक्शन का मतलब होता है लिम्स आर मूव्ड अवे ऑफ जॉइंट इंक्रीज। शरीर के वह अंग जो आपके शरीर की मध्य रेखा से दूर चले जाते हैं उनको अबडक्शन बोलते हैं, और जो मध्य रेखा के पास आते हैं उनको एडक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, फिगर बी में दिखा रहे हैं कि ये जो एक्सिस बना हुआ है ना, शरीर के मध्य रेखा का जो एंगल दिख रहा है, ये एक्सिस अगर आप इसको लेके चलें, इस एक्सिस से जो हैंड की पोजीशन दिख रही है, हैंड की पोजीशन अगर हिप की साइड में बढ़ती हुई दिखे तो इसका मतलब ये एडक्शन है। अगर हैंड की पोजीशन हिप से शोल्डर की तरफ ऊपर जाती हुई दिखे तो इसका मतलब ये अबडक्शन की स्थिति है। आप इस तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। तो अबडक्शन का मतलब होता है कि शरीर के अंग मध्य रेखा से दूर चले जाते हैं, और एडक्शन का मतलब ये होता है कि शरीर के अंग मध्य रेखा को करीब आने की कोशिश करते हैं। एडक्शन और अबडक्शन क्लियर हो गया। अब हम लोग फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों एक साथ देख लेते हैं। फ्लेक्शन एक बेंडिंग मूवमेंट होता है। फ्लेक्शन डिस्क्राइब अ बेंडिंग मूवमेंट दैट डिक्रीज द एंगल बिटवीन अ सेगमेंट्स एंड इट्स प्रॉक्सिमल सेगमेंट। फ्लेक्शन होता है वह एक बेंडिंग मूवमेंट होता है जो कि एक खंड और उसके समीपस्थ खंड के बीच कोण को कम करता है। जैसे आप बॉडी को बेंड करते हैं ना, जैसे इस फिगर के माध्यम से आप देख लीजिए, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप यहाँ पर एंकल जॉइंट की मिडलाइन देखिए। मिडलाइन से आपका जो पंजा है ना ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये फ्लेक्शन है, और उसी मिडलाइन से आपका पंजा नीचे की तरफ जा रहा है तो ये एक्सटेंशन है। मीन्स जो ये एंगल बन रहे हैं ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कहलाते हैं। अगर आप दूसरे फिगर में देखें तो आपकी आर्म को दिखाया गया है। ठीक है, आर्म को जब ऊपर शोल्डर की तरफ ले जाते हैं तो ये फ्लेक्शन कहलाता है। मीन्स ये एंगल को कम कर रहा है, और जब शोल्डर से नीचे की तरफ ले जाते हैं एक्सटेंशन कहलाता है। मीन्स ये एंगल को बढ़ा रहा है। ऐसे तीसरे फिगर में देखिए, एंकल जॉइंट से आप देखें तो फिंगर जो नीचे की तरफ आ रही है ये फ्लेक्शन है। ठीक है, मीन्स ये एंगल को बढ़ा रही है। और एक्सटेंशन का मतलब इसमें देखिए फिंगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मीन्स जो यहाँ पर एक्सिस बन रहा है इससे ये कोण को कम करने की कोशिश कर रही है, तो ये एक्सटेंशन है। इस फिगर के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता क्या है। इनवर्जन क्या है? इनवर्जन इज द टर्निंग ऑफ द फुट टू एंगल बॉटम ऑफ द फुट टुवर्ड द मिड लाइन, या आप इसको कह सकते हैं उल्टा पैर के तल को मध्य रेखा की ओर मोड़ना। इवर्जन सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे आप फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, ये फिगर यहाँ पर दिया गया है। देखो इस फिगर में फुट ऑफ एंगल दिया गया है। जो फुट ऑफ एंगल अंदर की तरफ जा रहा है, बी में देखिए आप फिगर बी में जो फुट ऑफ एंगल अंदर की तरफ जा रहा है ये इनवर्जन होता है। और फिगर सी में देखिए जो फुट ऑफ वर्जन एंगल से बाहर की तरफ जा रहा है इसको ई वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो इन फिगर्स को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आप इन वर्डों को आसानी से समझ पाएंगे। वरना इनवर्जन और ई वर्जन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें समझने की तो इन का मतलब अंदर की तरफ और इफ का मतलब बाहर की तरफ।
इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है समझाने को, करता हूँ समझ में आया आप ही क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्विस्टिंग मोशन ऑफ द फुट दैट टर्न द सोल इनवर्ट इज कॉल्ड। पैर के पंजे का अंदर की तरफ मुड़ना कहलाता है प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन, इवर्सन, इन्वर्सन, प्रोट्रैक्शन। करेक्ट आंसर इज डी, इन्वर्सन, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है। अगर एंकल ऑफ फुट अंदर की तरफ जा रहा है तो इन्वर्जन, बाहर की तरफ जा रहा है तो इवर्जन। बाकी यहाँ पर प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन और प्रोट्रैक्शन के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। मैं फिगर के माध्यम से आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे बताने में आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, ये जितने भी मूवमेंट है ना, डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन या इन्वर्जन, इवर्जन है, एंकल जॉइंट मूवमेंट पर डिपेंड है, जो कि हिंज जॉइंट भी कहलाते हैं। अब डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन जो है, यह मूवमेंट एट द एंकल जॉइंट है, मीन्स जो टखने की जोड़ की गति है उस पर आधारित। आप जैसे देखिए टखने की जोड़, मूवमेंट्स एट द एंकल जॉइंट, देखें आप 2 फिगर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट में देखिए जो पैर है आपका, ठीक है, उसमें एड़ी को नीचे की तरफ रखा गया, पंजे की ऊपर की तरफ, ये पोजीशन डॉर्सिफ्लेक्शन होती है। और दूसरे में देखिए प्लांटर फ्लेक्शन में क्या है, पैर के पंजे को नीचे की तरफ किया गया है और एड़ी को बॉडी की तरफ कर लिया गया है, इसको प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं। दूसरे फिगर में इसी को समझाने की कोशिश की गई है कि आपका जो पंजा है, एंकल है, एंकल की जो टो है वो नीचे की तरफ लगी और पंजे को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यह डॉर्सिफ्लेक्शन है। और दूसरे में सेम पंजे के ऊपर खड़े होकर एड़ी को ऊपर की ओर मीन्स बॉडी की तरफ ले जा रहे हैं, इसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। जबकि डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन टखने की जोड़ पर गति है, जो एक काज जोड़ है जिसको एंकल जॉइंट बोलते हैं। पैर के अग्रभाग को ऊपर उठाना ताकि पैर का शीर्ष अग्रभाग ऊपर की ओर जाए, जिसे पृष्ठीय फ्लेक्शन कहते हैं। जबकि पैर की एड़ी को जमीन से ऊपर की ओर उठाना या पैर की उंगली को नीचे की ओर इंगित करना तल का फ्लेक्शन है। ऐसे आप समझ सकते हैं। बाकी मैं प्रोट्रैक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ क्या होता है। प्रोट्रैक्शन को बोलते हैं कि मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट इन द एंटेरियर डायरेक्शन, मीन्स अपने जैसे आप रिलैक्स सीधी पोजीशन में खड़े हैं, ठीक है, आप अपनी बॉडी को आगे की तरफ मोड़ते हैं या शोल्डर को आगे की तरफ करते हैं ठीक पोजीशन। जैसे मैं इस फिगर के माध्यम से आप समझें, आसानी रहेगी। आप इस फिगर को देख पा रहे हैं, ठीक है। इस लेडी को आप देखिए, रिट्रैक्शन में देखिए ये सिंपल सी खड़ी है, ठीक है। इसने अपने शोल्डर को पीछे की तरफ किया और जो इसका चेस्ट दिख रहा है इसको आगे की तरफ किया है, ठीक है। तो इसको रिट्रैक्शन कहते हैं। और फर्स्ट वाले पेज में देखिए जिसमें प्रोट्रैक्शन है, इसमें ये लेडी सीधी खड़ी है, इसने अपने शोल्डर को आगे की तरफ मोड़ दिया है, मीन्स मूविंग फॉरवर्ड, शोल्डर को आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रही है। और फर्स्ट फिगर में देखिए ये जो जेंट्स आपको दिख रहा है, इसने देखिए शोल्डर पीछे की ओर कर लिए हैं, तो इसको रिट्रैक्शन बोलते हैं। और शोल्डर को आगे की तरफ इसको मोड़ कर रखा है, मूविंग फॉरवर्ड करके रखा है, इसको प्रोट्रैक्शन बोलते हैं। तो इसकी मदद से आप आसानी से समझ गए होंगे कि इनका मतलब क्या और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑप्शंस 5 दिए हैं, 5 ऑप्शंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसके आधार पर आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन बोन्स इज कॉल्ड। हड्डियों के बीच के कोण के घटने को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी मैंने इसके बारे में बता ही दिया आपको, फ्लेक्शन। जब आप अपने 4 आर्म्स को शोल्डर की तरफ लाएंगे तो फ्लेक्शन होगा, और जब आप अपने आर्म को शोल्डर से नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये एक्सटेंशन होगा। करेक्ट आंसर इज सी, फ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली पॉसिबल एट द, निम्नलिखित में से कौन सा केवल अंगूठे पर संभव है? एडक्शन, फ्लेक्शन, विपक्ष, एक्सटेंशन, अपोजिशन, एक्सटेंशन। और इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, आप जब इसमें कुछ वर्ड को पढ़िएगा, या तो आप हिंदी में ही पढ़िएगा तो इंग्लिश मत देखिए, या तो आप इंग्लिश में पढ़ें तो हिंदी मत देखें। अगर आपने इन दोनों को हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश की तो मान के चलिए वो रॉन्ग ही होने वाला है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी को मत छुएं बिल्कुल, क्योंकि वर्ड ऐसे हैं बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे एडक्शन, फ्लेक्शन, अपोजिशन, एक्सटेंशन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर इज सी, अपोजिशन। मैंने इसमें एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन बता ही दिया है, केवल अपोजिशन बचा, इसको आप देख लीजिए क्या होता है। अपोजिशन और रिपोजिशन में क्या अंतर है? अब जैसे जो अपोजिशन होता है उसका मतलब क्या होता है? अपोजिशन इज द थंब मूवमेंट दैट ब्रिंग द टिप ऑफ द थंब इन कॉन्टेक्ट विद द टिप ऑफ ए फिंगर। कहने का मतलब ये है, अगर आपके फिंगर और आपका थंब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो ये अपोजिशन है, और कॉन्टेक्ट से दूर जा रहे हैं तो ये रिपोजिशन है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, अपोजिशन का मतलब ये है कि आपका फिंगर और थंब की टिप एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं तो ये अपोजिशन है, और ये वापस अपनी पोजीशन में आ गए, इसका मतलब ये रिपोजिशन है। कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं विपक्ष अंगूठे की गति है जो अंगूठे की नोक को उंगली की नोक के संपर्क में लाता है, विपक्ष मतलब अपोजिशन। और यह मूवमेंट कार्पो मेटाकार्पल जोड़ में पहले
होता है, जो कि ट्रेपेजियम कार्पल हड्डी और पहली मेटाकार्पल हड्डी के बीच गठित एक सैडल संयुक्त होता है। सैडल संयुक्त मीन्स कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन टेक प्लेस ऑन, पर स्थानांतरण और आधिपत्य होता है। सजिटल प्लेस एंड फ्रंटल एक्सिस, फ्रंटल प्लेन एंड सजिटल एक्सिस, ट्रांसवर्स प्लेन एंड वर्टिकल एक्सिस, कोरोनल प्लेन एंड हॉरिजेंटल एक्सिस। करेक्ट आंसर इज ट्रांसवर्स प्लेन एंड वर्टिकल एक्सिस मीन्स अनुप्रस्थ प्लेन और ऊर्ध्वाधर अक्ष। फिगर को देखें, जैसे मैंने यहाँ पर जो है फिगर लगाया है, ठीक है, इसमें सजिटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन और फ्रंटल प्लेन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला है सजिटल प्लेन। सजिटल प्लेन को हिंदी में कहते हैं धनुतल। सजिटल प्लेन करता क्या है, ये आपके बॉडी को डिवाइड करता है लेफ्ट या राइट में, ठीक है। ये अभी आपकी बॉडी में मान के चलो, सजिटल प्लेन आपकी बॉडी के बीचों बीच होकर आपकी बॉडी को लेफ्ट और राइट दो पार्टों में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये सजिटल प्लेन हो गया। हॉरिजेंटल प्लेन में क्या होता है, ये आपकी बॉडी के बीचों बीच होता है, या बॉडी को ऊपर और नीचे मीन्स अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन में डिवाइड करता है। ये हॉरिजेंटल प्लेन हो गया। फ्रंटल प्लेन में आप देख पा रहे हैं, ये आपके बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच में है, ठीक है। इससे आपकी बॉडी फ्रंट और बैक दो पोर्शन में डिवाइड होती है, ठीक है। इन फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। फ्रंटल में आप इनके नाम ही ध्यान रखें। फ्रंटल का मतलब फ्रंट और बैक, हॉरिजेंटल का मतलब अपर एंड लोअर या ऊपर या नीचे, सजिटल प्लेन का मतलब लेफ्ट या राइट या दाएं या बाएं। इस तरीके से आप इनको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बाइसेप्स मसल्स इन द आर्म्स व्हाइल रेजिंग द बॉडी टू डू ए चिनअप्स इज। चिनअप्स करने के लिए शरीर को ऊपर उठाते समय बाहों में उभरी हुई मांसपेशियों का संकुचन इस प्रकार है। कॉन्सेंट्रिक, एसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। करेक्ट आंसर इज ए कॉन्सेंट्रिक। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं कॉन्सेंट्रिक, एसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक और आइसोमेट्रिक का मतलब क्या होता है फिगर के माध्यम से, तो आप इसको लाइफ टाइम याद रखेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। आइसोटोनिक, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस के प्रकार हैं। अब देखिए इस फिगर में आप देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट फिगर में देखें आप, एक आर्म के थ्रू डंबल को पकड़ा गया है, मीन्स कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, मीन्स नो मूवमेंट। सेकेंड फिगर बी में आप जब देखेंगे मूवमेंट हुआ है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मीन्स पावर लग रहा है, मसल्स इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और जब आप फिगर सी में देखते हैं तो इसको इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, मीन्स जो पावर आया था उसको रिलीज करने की कोशिश की जा रही है, इस मूवमेंट को इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब इस फिगर में भी आप देख लें, कॉन्सेंट्रिक में मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, डंबल ऊपर की तरफ जा रहा है। इसेंट्रिक में डंबल जो ऊपर की तरफ गया था नीचे की तरफ रिलैक्स पोजीशन में आ गया, इसको इसेंट्रिक बोलते हैं। इसमें देखिए मसल्स बिल्कुल भी पंप नहीं हुई है और कॉन्सेंट्रिक वाली में मसल्स पंप हुई है, ठीक है। और आइसोमेट्रिक का मतलब है उसने होल्ड, डंबल को होल्ड कर रखा है, मसल पर पावर आ रहा है मगर ना वो पंप कर रही है ना ही वो लूज हो रही है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी मैं आपको आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक ये तीनों चीज़ें फिर से बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से, सिंपल सा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होती हैं वो मशीन के माध्यम से होती हैं, ठीक है। मशीन के माध्यम से इसलिए क्योंकि उसमें आपको जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है, जो आपकी बॉडी खुद से आपको नहीं दे पाएगी, तो इसलिए बताएंगे आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज जो होती हैं, आइसोकाइनेटिक मूवमेंट जो होते हैं वो मशीन के माध्यम से होते हैं, बिना मशीन के नहीं हो पाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, डंबल को हैंड में पकड़ा गया है मगर कोई मूवमेंट नहीं है, ये आइसोमेट्रिक है। और डंबल को ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है, ये आइसोटोनिक है, मतलब इसमें प्रेशर भी आ रहा है। और आइसोकाइनेटिक का मतलब ये हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लेना, जैसे आप जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं मशीन के माध्यम से, उससे आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है, तो वो आइसोकाइनेटिक हो गया। तो इस तरीके से आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए फर्स्ट लीवर इज डिस्क्राइब्ड एज, प्रथम श्रेणी लीवर है ARE, EAR, AER, A इक्वल R। करेक्ट आंसर इज B, EAR। अब मैं लीवर के बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कौन से लीवर कैसे क्या होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये फिगर देख पा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास लीवर सबसे ज़्यादा उपयोगी लीवर होता है और सबसे ज़्यादा काम का लीवर यही होता है। इसमें देखिए
फलक्रम बीच में होता है, लोड एक साइड पर होता है और आपका पावर भी एक साइड से लगता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप एक किनारे से पावर लगाएंगे, लोड दूसरे किनारे पर होगा और ये फलक्रम है। और सेकंड क्लास के लीवर में देखिए, एफर्ट आप जहाँ से लगा रहे हैं ठीक उसके पास में ही लोड रखा है, फलक्रम साइड में, इसका मतलब आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। और थर्ड क्लास के लीवर में देखिए, फलक्रम बिल्कुल किनारे पर है जैसा कि सेकंड लीवर में था। अब इसमें एफर्ट है वो बीच में लग रहा है और लोड किनारे है, तो इसका मतलब ये हो गया है सबसे ज़्यादा मुश्किल लीवर ये है, सबसे ज़्यादा पावर इसमें लग रहा है। जो सबसे इफेक्टिव लीवर रहेगा वो फर्स्ट लीवर ही रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी बी, EAR। इनका मतलब ये होता है कि एफर्ट, रेजिस्टेंस, आधार। अब इनको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि डी ऑप्शन में एफर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बराबर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, ए सेकंड क्लास लीवर इज डिस्क्राइब एज। सेकंड क्लास के लीवर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ARE, EAR, AER, A इक्वल आर। करेक्ट आंसर इज ARE। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आधार एक साइड में है, रेजिस्टेंस और एफर्ट दोनों पास पास लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ द हेड ऑन द नेक फॉर हेड कंट्रोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिर नियंत्रण के लिए गर्दन पर सिर के संतुलन की क्रिया इसका उदाहरण है। फर्स्ट क्लास लीवर सिस्टम, सेकंड क्लास लीवर सिस्टम, थर्ड क्लास लीवर सिस्टम, नन ऑफ दीस मींस इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट क्लास लीवर सिस्टम। तीनों लीवर आपको बताएं, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 9 के बाद डायरेक्ट हम लोग 12 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पर प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, ए बॉटल ओपनर बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ द लीवर। जब बोतल खोलने वाला ओपनर होता है किस क्लास के लीवर यह बिलोंग करता है? करेक्ट आंसर इज सी, रेजिस्टेंस इन द मिडल, सेकेंड क्लास का लीवर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्लास 2 लीवर है, कक्षा 2 लीवर है। एफर्ट बिटवीन द लोड एंड द फलक्रम, फलक्रम प्लेस बिटवीन द एफर्ट एंड लोड, लोड इन बिटवीन द एफर्ट एंड द फलक्रम, नन, कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, लोड इन बिटवीन द एफर्ट एंड द फलक्रम। जो सेकंड क्लास का लीवर होगा उसमें ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्लास 3 लीवर्स हैव, कक्षा 3 लीवर है। एफर्ट बिटवीन द लोड एंड द फलक्रम, फलक्रम प्लेस बिटवीन द एफर्ट एंड लोड, लोड इन बिटवीन द एफर्ट एंड द फलक्रम, नन। करेक्ट आंसर इज ए, एफर्ट बिटवीन द लोड एंड द फलक्रम। क्वेश्चन नंबर 15, मैकेनिकल एडवांटेज इज, यांत्रिक लाभ है। इनपुट फोर्स अपान आउटपुट फोर्स, आउटपुट फोर्स अपान इनपुट फोर्स, इनपुट फोर्स इनटू आउटपुट फोर्स, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज बी, आउटपुट अपान इनपुट फोर्स को यांत्रिक लाभ बोलते हैं, यांत्रिक लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन द बाइसेप्स ब्रांची मसल्स फ्लेक्सेस द फोरआर्म, व्हाट इज द फोरआर्म एन एग्जांपल ऑफ। जब बाइसेप्स ब्रांची की मांसपेशी बांह की कलाई को अपनी तरफ फ्लेक्स करती है तो यह क्रिया किसका उदाहरण है? फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, एंड एफिशिएंट लीवर। करेक्ट आंसर इज सी, थर्ड क्लास लीवर, क्योंकि जो थर्ड क्लास लीवर होता है उसमें जो फलक्रम होता है वो हमारा शोल्डर होता है और एफर्ट हमारे बाइसेप से लगता है और लोड कहाँ होता है? हमारे हाथ के पंजों पर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट काइंड ऑफ लीवर सिस्टम इज इन हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक किस तरह की लीवर? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ए हॉकी स्टिक इज नॉट ए लीवर। करेक्ट आंसर इज सी, क्लास 3। हॉकी भी क्लास 3 लीवर का एग्जाम्पल होता है क्योंकि हॉकी को हम जिस हैंड से पकड़ते हैं उसको फलक्रम बोलते हैं, ठीक है। और एफर्ट हमारा कहाँ लग रहा है? पूरी हॉकी पर हमारा एफर्ट लग रहा है, और जबकि लोड हमें कहाँ मिल रहा है? जमीन पर जो बॉल है उससे हमें लोड मिल रहा है, यह हम उस पर लोड क्रिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एज द लोड इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द फलक्रम द एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट द लोड। लोड को फलक्रम से दूर ले जाने के बाद बाहर उठाने के लिए आवश्यक प्रयास इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, स्टे द सेम, इज द अपोजिट। करेक्ट आंसर इज इंक्रीजेस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कि मैं हिंदी नहीं बना पाया हूँ तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम। इनके कहने का मतलब ये है कि जो हम एफर्ट लगाते हैं उससे जो फलक्रम का डिस्टेंस होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। फर्दर फ्रॉम द फलक्रम द एफर्ट इज मोर एफर्ट नीडेड, द फर्दर फ्रॉम द फलक्रम द एफर्ट इज द लेस एफर्ट नीडेड। करेक्ट आंसर इज बी, द फर्दर फ्रॉम द फलक्रम द एफर्ट इज द लेस एफर्ट नीडेड। मीन जैसे आपने लीवर फर्स्ट देखा था, फर्स्ट लीवर में क्या था? लोड एक साइड पर होता है और एफर्ट हम दूसरे साइड से लगाते हैं, ठीक है, और फलक्रम बीच में होता है, एफर्ट आपका बहुत कम लगता है। क्वेश्चन नंबर 20, ए बेनिफिट ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ लीवर इज कॉल्ड। एक लीवर का उपयोग करके प्राप्त लाभ को कहा जाता है। न्यूटन, एडवांटेज, इंटरवल, एफर्ट। लीवर का उपयोग किस लिए किया जाता है? लीवर का उपयोग फायदा
होने के लिए किया जाता है, क्योंकि हम किसी भार को उठा नहीं सकते हैं, तभी तो हम लीवर का प्रयोग करते हैं। लीवर के प्रयोग से उसी भार को हम उठा के फेंक भी देते हैं और साइड भी कर देते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी, एडवांटेज या फायदा। क्वेश्चन नंबर 21, एज द लोड इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द फल्क्रम द एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट द लोड। जो कि भार को फल्क्रम से अधिक दूर ले जाया जाता है, इसलिए भार को उठाने के लिए आवश्यक प्रयास इंक्रीजेस डिक्रीजेस स्टे द सेम इज द अपोजिट। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, इंक्रीजेस। भार को आप फल्क्रम से जितना ज़्यादा दूर रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको मुश्किल आने वाली है, और भार फल्क्रम के जितना ज़्यादा पास रहेगा उतना ज़्यादा हम उसको आसानी से उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द यूनिट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स मीन्स एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट लोड इज द। भार उठाने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई है। जो भार हम उठाते हैं उसको कैसे मापते हैं, कैसे नापते हैं, ये पूछा गया है। किलोग्राम, लीवर आर्म्स, क्लास 2 लीवर, न्यूटन्स। करेक्ट आंसर इज डी, न्यूटन्स। अच्छा, भार को उठाने और भार को हिलाने डुलाने इससे संबंधित जो भी ला है न्यूटन्स के ला है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ला। फर्स्ट ला मीन्स जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी, सेकेंड ला मीन्स आपने थोड़ा सा प्रयास लगाया तो चीज़ बढ़ गई, और थर्ड ला का मतलब एक्शन विद रिएक्शन, आप जितना एक्शन लगाओगे उसका रिएक्शन उतना ही होगा। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ग 3 लीवर के बीच में होता है। प्रयास, लोड, फल्क्रम सभी, एफर्ट, लोड, फल्क्रम ऑल। ए क्लास 3 लीवर हैज द इन द मिडल। करेक्ट आंसर इज ए एफर्ट। जो थर्ड टाइप ऑफ लीवर है उसमें एफर्ट कहाँ होगा, मिडल में होगा या बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 25, वर्क 2 लीवर के मध्य में होता है। ए क्लास 2 लीवर हैज द इन द मिडल। प्रयास, लोड, फल्क्रम इनमें से कोई नहीं। एफर्ट, लोड, फल्क्रम नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज बी, लोड। इसमें लोड बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 26, ए क्लास फर्स्ट लीवर हैज द इन द मिडल। वर्ग 1 लीवर के मध्य में होता है। जो फर्स्ट लीवर होता है उसके मध्य में क्या होता है आपको बताना है। एफर्ट, लोड, फल्क्रम नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज सी, फल्क्रम। क्वेश्चन नंबर 27, इन क्लास फर्स्ट लीवर्स द एफर्ट इंक्रीजेस एज द लोड मूव्स क्लोजर टू द फल्क्रम। वर्ग 1 लीवर में प्रयास बढ़ता है जब लोड फल्क्रम के करीब जाता है। ट्रू या फॉल्स? करेक्ट आंसर इज फॉल्स। लोड फल्क्रम के या फुलक्रम के जितना पास रहेगा ना उतना प्रयास आपको कम करना पड़ेगा। जो फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 29, इन द क्लास 3 लीवर्स द एफर्ट डिक्रीज एज द लोड मूव्स फर्दर फ्रॉम द फल्क्रम। वर्ग 3 के लीवर में प्रयास कम हो जाता है जब लोड फल्क्रम से आगे बढ़ता है। ट्रू या फॉल्स? करेक्ट आंसर इज बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 30, ए क्रॉसबार इज ए क्लास लीवर। क्रॉसबार वर्ग को लीवर का उदाहरण कहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। करेक्ट आंसर इज सी, थर्ड। तो यहाँ पर एक किन्सियोलॉजी की आपकी 30 क्वेश्चन आंसर की सीरीज होती है पूरी। मैंने बहुत कोशिश की है समझाने की, क्योंकि ये जो किन्सियोलॉजी होती है इसमें वर्ड्स, शब्दों का बहुत ज़्यादा हेर फेर होता है। अगर आप इनको ढंग से समझेंगे, हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई है समझाने की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।